हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट्स कर रहे हैं डिफरेंट शेप्स के लिए। अब तक हम लीनियर शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। लीनियर शेप्स मींस कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा था हमने उसका यूज़ किया था। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होंगे वो टू डायमेंशनल होंगे या फिर सरफेस की फॉर्म में होंगे। तो ऐसे ही हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। जो एक डिस्क होती है, एक प्लेट की फॉर्म में है जो कि सरफेस की फॉर्म में है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और हम उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं आज। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, सिग्मा। कैसे निकालते हैं उसे, टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने एरिया पे उसका चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस हैं, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। आज एक और एग्जांपल के साथ हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं ये एक डिस्क है, सरफेस की फॉर्म में है, और ये सॉलिड डिस्क है, सॉलिड है डिस्क है सरफेस की फॉर्म में। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इसके एक्सिस पे। एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, सपोज यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, और यहाँ सेंटर से ये एक्सिस लाइन जा रही है इसकी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले केसेस में हमने देखा था कि हम जानते थे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू जानते थे, और उसका इंटीग्रेट करके हम लीनियर शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते थे, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। लेकिन आज यहाँ पे हम जो चार्ज एलिमेंट देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, जिस बॉडी के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो उस बॉडी पे हम एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटा सा पार्ट, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो छोटा सा पार्ट हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल पार्ट। तो यहाँ भी हमें एक छोटा सा स्मॉल पार्ट कंसीडर करना होगा। तो यहाँ जो हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं वो पॉइंट की फॉर्म में कैसे होगा, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कैसे होगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो वो सरफेस की फॉर्म में होगा जो चार्ज एलिमेंट होगा। तो यहाँ मानते हैं हम एक छोटी सी रिंग, क्योंकि डिस्क को हम मान सकते हैं छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, हम डिस्क को एक रिंग मानते हैं, क्योंकि हम चार्ज एलिमेंट अगर रिंग कंसिडर करते हैं तो हम रिंग के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू हम लास्ट वीडियोज में कैलकुलेट कर चुके हैं, आप उसे बैक वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो हमने एक रिंग कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ओके, जिसका विड्थ है, एक रिंग मान लेते हैं। तो कुछ रिंग से मिलके इस डिस्क को हमने बना हुआ मान लिया है। तो ये एक रिंग है, ऐसी बहुत सारी रिंग हैं जिनसे मिलके ये डिस्क को बना हुआ हम मान सकते हैं। तो ये एक रिंग का एक हमने चार्ज एलिमेंट ले लिया रिंग की फॉर्म में, और इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसकी, ये dy है, और ये y एक्सिस पे ले रहे हैं तो इस वजह से हमने y ले लिया है, और दिस रेडियस ऑफ द रिंग इज y हमने कंसिडर कर लिया इसका रेडियस। ओके, तो y एक्सिस मान लेते हैं, जैसे ये एक्सिस पे हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। और ये जो हमारी डिस्क है, इसकी भी रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ। इसका रेडियस है r, ओके, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये गिवन है, और चार्ज गिवन है इस पे +q। ओके, +q चार्ज गिवन है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके फुल सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सब जगह ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने एक चार्ज एलिमेंट ले लिया है, इसके पास भी ये चार्ज होगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस थ्रू आउट द डिस्क। और यहाँ हमने जो कंसिडर किया है वाई रेडियस का एक रिंग कंसिडर किया है जिसकी विड्थ कितनी है, dy इसकी विड्थ है। क्योंकि हमने ये चार्ज एलिमेंट माना है तो मान लेते हैं चार्ज एलिमेंट पे चार्ज कितना है dq और dy इसकी विड्थ है। ओके, तो चार्ज डेंसिटी जो होती है क्या होती है, सिग्मा। उसका हम जब यूज़ करेंगे तो बता देते हैं अभी से कि सिग्मा को हम कैसे यूज़ करते हैं जनरली, q अपॉन टोटल सरफेस एरिया या फिर dq अपॉन स्मॉल सरफेस एरिया जिसके लिए पता कर रहे हैं। तो इसका स्मॉल सरफेस एरिया मान लेते हैं ds, इसका स्मॉल सरफेस एरिया है ds किसका, चार्ज एलिमेंट का जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं। क्योंकि हम रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जानते हैं, हम रिंग के केसेस देख चुके हैं, आपने पढ़ा था रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी x एक्सिस पे r इसकी रेडियस है रिंग की। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं से अगर Q इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज Q है इस रिंग के पास, तो Q अपॉन r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 एंड x। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग एक्सिस, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। ओके, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो वही रिंग को हमने यहाँ चार्ज एलिमेंट की फॉर्म में मान लिया है। यहाँ पे ये वही रिंग है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो इस रिंग के लिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस ड्यू टू दिस रिंग। तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन, DE, डायरेक्शन तो ये होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, और DE क्योंकि स्मॉल रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या, किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो यहाँ हम इसे पुट करके देखते हैं इसी फॉर्मूला से इस रिंग के लिए जो हमने चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की, जो DE की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, K, और चार्ज ऑन दिस एलिमेंट कितना है, DQ। क्योंकि इस रिंग के लिए ले रहे हैं, ये फॉर्मूला तो इस रिंग के लिए है लेकिन हमें तो इस रिंग के लिए फॉर्मूला को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो DQ स्मॉल चार्ज मान लेते हैं, DQ स्मॉल चार्ज, कैपिटल ले लिया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे भी कैपिटल कर देते हैं, स्मॉल चार्ज DQ। और रेडियस ऑफ द रिंग, ये इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है और यहाँ रिंग जो कंसिडर की है इसकी रेडियस क्या है, y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, r की जगह y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो ये डिस्टेंस तो x ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और 3/2 मल्टीप्लाई बाय x जो डिस्टेंस गिवन है। ओके, तो ये इसका तो काम हमारा ख़त्म हो गया, जो चार्ज एलिमेंट माना था उसके लिए हम जानते हैं। तो हमारा बेस कौन था, रिंग के लिए हम जानते हैं और डिस्क के लिए पता करना है। तो अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स मिला के इस डिस्क को बना रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, E का इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, DE का इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। तो हमें नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू हमको मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम DE की वैल्यू को इसमें जब पुट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, यहाँ हम इसे पुट कर देते हैं K DQ अपॉन y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 x। ओके, यहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर लिया है। अब लिमिट जब हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम अपनी लिमिट्स को यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। देखिए y क्या है, रेडियस है इस रिंग की। तो रिंग के जो चार्ज एलिमेंट है ये तो वेरी करेगा, 0 से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। कहाँ तक वेरी करेगा, जितनी इसकी रेडियस है r की। ओके, तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। तो y इसका तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन साथ में ये भी है इसके प्लस में, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन होने वाला है। ओके, x क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम बाहर कर लेंगे। k कांस्टेंट है, इसे भी बाहर कर लेंगे। ओके, और dq का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से dq कैसे निकालेंगे,
सिग्मा डी एस क्या है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट हमने जो लिया है रिंग, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया सिग्मा, देखिए लेंथ इनटू विड्थ क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। तो लेंथ कितनी है इस रिंग की, जो रिंग है ये, इसकी रेडियस y है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, जो 2πr जो लेंथ सर्कमफ्रेंस है उस रिंग की वो होगी 2πr। तो रिंग के लिए क्या हो जाएगी 2πy, क्योंकि y है इसकी रिंग की रेडियस 2πy, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू विड्थ कितनी है इसकी dy। ओके, तो ये हो गया सरफेस चार्ज एरिया किसका, रिंग का, जो रिंग है उसका सरफेस चार्ज एरिया। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा 2πy dy। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो k को तो बाहर कर देते हैं, k x दोनों ही बाहर आ गए, और सिग्मा 2πy dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, x तो बाहर आ ही गया है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, 2 कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, पाई कांस्टेंट है इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसे भी हम इन सबको बाहर कर लेंगे। चलिए इनको भी बाहर कर देते हैं, यहाँ पे सिग्मा 2π इनको भी यहाँ से हटा दिया हमने, और इनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, इनका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम। अब कौन बचा इंटीग्रेशन के लिए, y पूरा पार्ट, क्योंकि y वेरिएबल है, ये पार्ट वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस टर्म्स का इंटीग्रेशन होने वाला है कंप्लीट टर्म का, और ये इंटीग्रेशन किसके रिलेटिव है, y के रिलेटिव। तो y वेरी कर रहा है, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके इसकी रेडियस तक, यहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। तो 0 लिमिट क्या होंगी, लिमिट भी सेट कर देते हैं, 0 से लेके रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R, तो 0 to R ये लिमिट हो जाएंगे इसकी। अब हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, इसका मैथमेटिक्स बचा है, उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ओके, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ इस पार्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट करना है वो आप इधर देखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मान लेते हैं हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं स्मॉल t। ओके, और हम इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2y dy, केवल डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स लिख देंगे हम यहाँ पे, प्लस x तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ dt। तो 2y dy इक्वल्स टू कितना हो गया, dt, 0 वाला पार्ट हटा दिया हमने, तो 2y dy इक्वल्स टू dt ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। और देखिए साथ में हमें लिमिट्स की भी ज़रूरत होगी। ये लिमिट्स किसकी हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू r। ओके, ये लिमिट्स y के लिए ही तो हैं, क्योंकि y के रिलेटिव इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इन्हें भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हम dt के साथ आ जाएंगे, यहाँ पे dt आ जाएगा y की जगह, dy की जगह dt आएगा, तो फिर हमें लिमिट्स किसकी चाहिएंगी, dt की, t की लिमिट्स आएंगी इन द फॉर्म ऑफ t। तो वैन, तो लिमिट्स भी देख लेते हैं, लोअर लिमिट कितनी होगी फिर, लोअर लिमिट कितनी होगी, y एट y इक्वल्स टू 0 एट, यहाँ लगता है एट y इक्वल्स टू 0, यहाँ y इक्वल्स टू 0 लगाएंगे हम, तो t कितना मिलेगा हमें, y इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो t कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी चेंज होके, इन द फॉर्म ऑफ t अपर लिमिट, ये t टाइम नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे, अपर लिमिट व्हेन y इक्वल्स टू एट y इक्वल्स टू r, y इक्वल्स टू r, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ y जब हम r रखेंगे तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ r लगाएंगे तो r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट कन्वर्ट होके एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ 2y dy इक्वल्स टू dt कर देते हैं, तो सिग्मा 2 को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से इजीली हम यहाँ dt के इक्वल पुट कर देंगे, सिग्मा पाई के एक्स, और ये 2 यहाँ पे रख दिया हमने, 2y dy dt हटा देते हैं। चलो 2 को फिर से वहीं यूज़ कर लेते हैं, 2y dy dt, 2y dy को जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, अब dt, इस पूरी टर्म्स की जगह क्या आ जाएगा, dt। और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल माना है हमने, t के इक्वल,
तो t पावर 3/2 और लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर एंड अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इजी हो जाएगा, हम t का इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं। अगर x टू पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 व्हेन n डज नॉट इक्वल्स टू -1। तो n इक्वल्स टू -1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, लिमिट वाला पार्ट तो हटा देते हैं हम यहाँ से क्योंकि इसका तो अब यूज़ है नहीं, केवल ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, इसे भी हटा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम, यहीं से चलते हैं। सिग्मा पाई के एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाते हैं, t पावर -3/2 और ये dt, वही x टू पावर n, तो t टू पावर -3/2। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिग्मा पाई के x, ये तो यहीं आ जाएंगे, तो t टू पावर n वाला यूज़ कर लेंगे, t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 और लिमिट्स एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करना है, बस केवल लिमिट्स को रखेंगे यहाँ और कैलकुलेशन बची है हमारी थोड़ी सी। तो कैसे करेंगे, लिमिट्स को रखने के लिए यहाँ से इसे हटा देते हैं हम, कितना पार्ट, दिस पार्ट, ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं है, इसे हटा लेते हैं यहाँ से। सिग्मा पाई के एक्स और ये -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 और t टू पावर -3/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, t टू पावर -1/2 एंड -1/2 एंड लिमिट्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सिग्मा पाई के एक्स -1/2, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगा देते हैं हम यहाँ पे माइनस, और 1/2 तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2, और ये t पावर -1/2 है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो t पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं उसे हम, अंडर रूट के साथ, और लिमिट्स एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब लिमिट्स को पुट करना है बस, माइनस सिग्मा पाई के एक्स 2 और लिमिट को पुट्स करते हैं। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट माइनस t की जगह एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो -1/x। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लगाते हैं, कुछ x को मल्टीप्लाई करके अंदर भेज देते हैं और माइनस को भी अंदर भेज देते हैं, और यहाँ सिग्मा की जो वैल्यू है वो तो यही रहने देते हैं, और k की वैल्यूज़ को भी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए माइनस और 2 को पहले अंदर कर देते हैं, सिग्मा पाई के एंड 2 को बाहर रखते हैं और x को अंदर करेंगे यहाँ, तो x माइनस भी साथ में जाएगा तो ये माइनस प्लस, तो इसे पहले कर देते हैं 1, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस, और ये x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमें इतनी वैल्यू मिल चुकी है इसकी, और k को भी हम यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 सिग्मा पाई और k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस वैल्यू
1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या चल रहा है, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 × 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है यहाँ पे अब, सिग्मा अपॉन 2 दिस एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R at the distance of x on the axis of the uniformly charged circular disk. So this is the value of electric field of intensity. अब कुछ केसेस देखते हैं हम यहाँ पे कि जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स बहुत दूर हम पता कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को, डिस्क की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर है, उसके रेडियस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक जो लाइन ले रहे हैं हम, जो एक्सिस पे जो लाइन है वो जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है। एक तो ये लेते हैं और एक लेंगे इसके बहुत पास, मीन्स एक्स जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो दो केसेस ये हम यहाँ देखते हैं। तो ये कैसे एक्ट करता है, जैसे हमने रिंग के केसेस में कुछ केसेस देखे थे, ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कुछ केसेस। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी नेट वैल्यू। तो ये नेट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। ओके, अब हम बचे हैं यहाँ पे, हमें केसेस देखने हैं ओनली, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए केसेस स्टडी करते हैं अब। ओनली स्पेशल केसेस सम, और इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं। नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो कैलकुलेट होके आया है, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ केसेस देखते हैं। केस 1 व्हेन एक्स इज वेरी ग्रेटर देन आर, एक्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इससे बहुत दूर हैं, तब देखते हैं हम। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 1 माइनस, इसका भी अभी यूज़ करेंगे, इस केस का आप कहेंगे कि अभी यूज़ तो किया नहीं है, सिंप्लीफाई करने लगे, अभी इसका यूज़ करेंगे इसका केस का। 1 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ कौन बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ फिर क्या बचने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं इस पार्ट को। तो कैसे करेंगे, ई नेट वैल्यू क्या होगी इसकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे यही हो जाएगा 1/2, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपने यूज़ किया है मैथमेटिक्स में, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम्स क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n माइनस n है, तो कितना आता है 1 माइनस nx प्लस हायर टर्म्स एंड सो ऑन, चलती रहती है, कुछ हायर टर्म्स और आती हैं। ओके, तो यहाँ हम इसे यूज़ करेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम्स को। तो यहाँ कैसे होगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है ही पार्ट, और दिस 1 माइनस, ये जो -1/2 है ये इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी, उनमें क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा टर्म्स में हो जाएगी, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6, इसके स्क्वायर होते जाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, नीचे वाली जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6, एक्स टू पावर 8, तो एक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही टर्म था तो हमने इसे कंसिडर कर लिया, लेकिन बाद की जो टर्म्स होंगी हम उनको हटा देंगे, उनको इग्नोर करके चलेंगे। ओके, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th में आपने बेसिक में पढ़ा होगा, ये बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट में बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, तो यहाँ हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से ब्रैकेट, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 and 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचने वाला है, हायर ऑर्डर टर्म्स तो नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा अपॉन दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है के बनाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पाई भी चाहिएगा, तो हम यहाँ पाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बना लेते हैं ऊपर सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई ऊपर पाई और यहाँ नीचे दोनों जगह पाई पाई आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बना लिया, क्योंकि जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की फॉर्म्स में ही फॉर्मूलाज देते आए हैं पीछे। और ये वैल्यू क्या है आप देखिए, सिग्मा डॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से दिस इज सिग्मा, कैसे निकलेगा, क्यू टोटल चार्ज ऑन डिस्क, डिस्क के पास जो टोटल चार्ज है, सिग्मा इंटू एस। तो सिग्मा इंटू एस, एस क्या है यहाँ, सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया किसका है, कंप्लीट डिस्क का, ये सरफेस एरिया किसका था, ओनली रिंग का, तो सरफेस एरिया रिंग डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो Q कितना आ जाएगा, Q कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है वैल्यू, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पार्ट को क्या लिखेंगे, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो हम पीछे कर चुके हैं, याद कीजिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए हमने कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, Q कोई अगर पॉइंट चार्ज है, उससे x डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालें एट पॉइंट P, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या आ रहा है यहाँ पे निकल के, दिस। तो व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, उस कंडीशन में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन का यूज कहाँ हुआ था, यहाँ हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट करने में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r का हमने यूज किया था। तो जब हमने इसका यूज किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, जो पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है ये डिस्क इस टाइम, इसका मीन्स क्या है कि दिस डिस्क इज एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज Q है तो उससे हम x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यूज निकालें, और देखिए डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि जितने भी हम चार्ज एलिमेंट रिंग लेंगे सबके लिए डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द डिस्क अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना, इसके टूवर्ड द डिस्क होगी इसकी डायरेक्शन। तो ऑल ओवर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की नेट वैल्यू आएगी उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस टाइम केस 1 में डिस्क इज एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहां हम लिख देंगे इस वैल्यू को, E कितना आएगा केस 1 में, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
दिस इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्क एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, डिस्क will act as a point charge। ओके, अब एक और केस देखते हैं हम इसका। इसके बहुत पास, क्लोज टू द सर्कुलर डिस्क, बिल्कुल इस डिस्क के हम पास पता कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। केस सेकंड में, केस सेकंड में, केस वन तो समझ में आ गया आपके, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन एक्स इज लेस देन आर, वेरी वेरी लेस देन आर, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए यहाँ से हम यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे आप? चलिए ई नेट, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, देखिए x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है यहाँ, तो क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो टर्म है इसमें, x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, x की वैल्यू ये बहुत बहुत छोटी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू जो बहुत ही कम है, हम इसके बहुत नज़दीक होंगे कंपैरिजन में, आर्क में तो है ही ये कम, लेकिन हम इसके बहुत नज़दीक होंगे, क्लोज टू द डिस्क होंगे। तो 0.1 है अगर ये वैल्यू, 0.1 सेंटीमीटर है अगर ये वैल्यू, तो 0.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.001, तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू है। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को। ओके, तो हम यहाँ इसको किसके इक्वल ले सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो लिख देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन, इस टर्म की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं? आर स्क्वायर, आर अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली आर, ओनली आर। व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। अब आप ये भी कह सकते थे कि x, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r था तो तब आप आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते थे इस वाले केस में, लेकिन आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसे एक्सपेंड किया, तब जाके उसे कैलकुलेट किया। हाँ, लेकिन x r तो उतना ही है जितना हमने कंसीडर करके चले हैं उस रिंग के लिए, r तो कांस्टेंट है ना, तो r और x की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो r को भी कंसीडर करना होगा और x को भी कंसीडर करना होगा। तो r को तो हम स्किप कर नहीं सकते, ओके, क्योंकि ये तो रिंग की रेडियस है, गिवन है, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ x जो है ये बहुत कम हो गया है, तो हम इसे यहाँ पे इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं, x को बहुत ही बड़ा मान के चल रहे थे, तो आर स्क्वायर को हम किसके कंपैरिजन में यहाँ नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आर उसकी तो रेडियस है ना, गिवन है वो, उसे तो हम कंसिडर करके चलना पड़ेगा उस फॉर्मूला में। तो आर रेडियस तो ऐसे ही हम यहाँ पे हमने, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया है एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पे हमने आर स्क्वायर बहुत छोटा था, तो यहाँ हमने आर स्क्वायर को नेगलेक्ट नहीं किया, ये ध्यान रखना। ओके, अगर यहाँ हम आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते तो इसकी वैल्यू ये 0 बता देता यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ही नेगलेक्ट किया, यहाँ आर स्क्वायर को नेगलेक्ट नहीं किया। हमने कैलकुलेट करके देखा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके देखा कि क्या इसकी वैल्यू और अलग आएगी, वो हमें वैल्यू और अलग निकल के आई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया कि ये इट इज़ एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ एक्स अपॉन आर, देखिए अब एक्स अपॉन आर जो है यहाँ ये गिवन है ये चीज़, इसे व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, तो एक्स अपॉन आर कितना होगा? एक्स, ये आर को हम यहाँ ले आएँ, एक्स अपॉन आर की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी? वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत छोटी वैल्यू होगी, मीन्स 0.000000001। अगर इतनी इस वैल्यू को हम जब 1 में से माइनस करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो x अपॉन आर इज़ वेरी वेरी लेस देन दिस, तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे? 0 के अकॉर्डिंग, हम इसे 0 के इक्वल हम इसे मान के चल सकते हैं, और इसे हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो ई नेट कितना आएगा उस केस में? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, अप्रॉक्स 0 ले लेंगे, तो ये कितनी आएगी वैल्यू? ओनली 1।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट वैल्यू होगी दिस। और देखिए ये जो वैल्यू है ये प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, उसे हम आगे एडवांस लेक्चर्स में कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को। इसकी जगह एक प्लेन शीट होगी, ओके, उस प्लेन शीट के लिए हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे, उसके बराबर में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट जब करेंगे तो उसके लिए यही वैल्यू निकल के आएगी। तो इस केस में डिस्क काम करती है एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इन केस व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r एंड दिस इज द वैल्यू व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो ये हमने 1 और 2 ये दो केसेस भी स्टडी किए, और ये डिस्क के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वो कितनी आई थी, दिस, ये वैल्यू आई थी, और ये हमने 2 केसेस आज इसके स्टडी किए। तो आज हमने सर्कुलर डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है एट द एक्सिस, और ये एक्सिस पे हमने कैलकुलेट किया है नेट वैल्यू की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द डिस्क। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी रिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि रिंग के लिए सेंटर की तरफ होती है, रिंग के लिए जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है, या फिर नेगेटिव एक्सिस या फिर पॉजिटिव एक्सिस। इस केस में पॉजिटिव एक्सिस, और नेगेटिवली चार्ज वाले केस में टुवर्ड नेगेटिव एक्सिस। तो वो लीनियर चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव सिग्मा हो सकती है या फिर नेगेटिव सिग्मा हो सकती है उसकी वैल्यू, ओके। तो आज हमने ये कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के ही। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।